बात है 2015 की। आईआईटी से ग्रेजुएट किया हुआ एक लड़का अपने दमदार स्टार्टअप आइडिया के साथ फुल कॉन्फिडेंस में इन्वेस्टर्स के पास जाता है, पर इसके आइडिया को सुनते ही एक या दो बार नहीं बल्कि पूरे 75 बार इसे ठुकरा दिया जाता है। लेकिन पता है, आज वही स्टार्टअप 100 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू का बन चुका है। इतना ही नहीं, ला और यू जैसे दिग्गजों को भी इसने बाइक टैक्सी सेक्टर में कहीं पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जिसने इंडियन मार्केट की नीड्स को समझा और पहली बार टू व्हीलर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत की। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कम रिसोर्सेज के बावजूद रैपिडो ने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। किन किन लीगल बैटल्स का सामना करते हुए यह एक यूनिकॉर्न बना, और वह कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आज इसने ओला और उबर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रैपिडो की यह कहानी शुरू होती है साल 2015 में, जब तीन दोस्त अरविंद शंका, पवन गंतुपल्ली और एसआर ऋषिकेश एक साथ मिलकर कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। यह तीनों पहले द कैरियर नाम की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी चलाते थे, जिसका काम शहर के अंदर ट्रकों के जरिए सामान की डिलीवरी करना था। उनका यह बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, क्योंकि द कैरियर ने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि, पर जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था तो फिर इन तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ गई। एक्चुअली द कैरियर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि यह एक B2B लॉजिस्टिक्स कंपनी थी, जिसका मेन काम था बिजनेसेस को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना। इस बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी थी, क्योंकि B2B ऑपरेशंस में स्केलेबिलिटी अक्सर लिमिटेड ही होती है। इस चैलेंज को समझते हुए कंपनी के फाउंडर्स ने महसूस किया कि अगर उन्हें रैपिड ग्रोथ चाहिए तो कुछ नया और इनोवेटिव सोचना ही होगा, और कुछ इस तरह से उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आया। टैक्सी सर्विस एक ऐसा मॉडल है जो कि डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि आम जनता को टारगेट करता है, यानी कि यहाँ पर अगर कुछ भी अच्छा किया तो फिर ग्रोथ 100% पक्की है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी जितनी की नजर आ रही थी। अब दोस्तों, पूरी बात समझने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी होगा कि भारत का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है। रोड ट्रांसपोर्ट ईयरबुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स हैं, क्योंकि 2020 के दौरान इंडिया में टोटल 32 करोड़ 63 लाख व्हीकल्स थे, जिनमें से टू व्हीलर्स की संख्या करीब 75 थी। इससे साफ है कि हमारे देश के अंदर कार्स की तुलना में टू व्हीलर्स जैसे कि बाइक और स्कूटर्स का काफी ज्यादा क्रेज है, क्योंकि एक तो ये कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल होते हैं, दूसरी इनकी मेंटेनेंस भी आसान होती है। इसके अलावा टू व्हीलर्स फ्यूल एफिशिएंट होने के साथ साथ पतली गलियों और भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक्स में भी काफी प्रैक्टिकल साबित होते हैं। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अगर वह फोर व्हीलर्स की जगह टू व्हीलर टैक्सी सर्विस की शुरुआत करते हैं तो फिर लोगों को कम पैसों में ट्रेवल करने का एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। और इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इस टू व्हीलर टैक्सी सर्विस में कोई भी कंपटीटर नहीं हुआ करता था। और फिर इसी सोच के ही साथ 2015 में रैपिडो की शुरुआत हुई, जहां कुछ समय तक इसे बूट स्क्रैप्ड यानी कि सेल्फ फंडेड ही रखा गया। लेकिन फिर कुछ ही समय में फाउंडर को महसूस होने लगा कि बिजनेस को बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करने के लिए एक्सटर्नल फंडिंग उठानी ही पड़ेगी। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टर्स को मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला था। इसके अपोजिट उस टाइम पर ला और यू अपनी कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटजीजर इंडिया में बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। इनके पास फंडिंग्स की कोई कमी नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर यह अपने ड्राइवर्स को बड़े बड़े ऑफर्स दे रहे थे, जैसे कि फ्लैट फॉरेन ट्रिप और महीने के 1 लाख रुपए तक की इनकम। इस लालच में आकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर ओयू के ड्राइवर बनने लगे। यहाँ तक कि लोगों ने तो लोन लेकर नई नई गाड़ियां खरीद ली थी। साथ ही यह कंपनीज कस्टमर्स को भी लुभाने के लिए भारी डिस्काउंट दे रहे थे,
ताकि वो उनकी सर्विसेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। वहीं दूसरी तरफ रैपिडो की बाइक टैक्सी लोगों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। इन शॉर्ट ज्यादातर कस्टमर पहले से ही दो वेल एस्टेब्लिश सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे में उनके बीच विश्वास बना पाना रैपिडो के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क था। इसीलिए फंडर्स चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द फंडिंग मिल जाए ताकि वह कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर सकें। इसके लिए यह तीनों फाउंडर्स कई अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन वहां से इन्हें सीधे तौर पर इनकार ही मिला। इसी तरह से इन्होंने करीब 75 वीसी से संपर्क किया, लेकिन सभी ने ही इनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। किसी ने कहा कि लायु के होते हुए यह आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो किसी का कहना था कि रैपिडो की बाइक टैक्सी सर्विस का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि भारत में महिलाएं अजनबी पुरुषों के साथ में बाइक पर बैठना कभी पसंद नहीं करेंगी। लेकिन इन सभी रिजेक्शंस के बाद भी फाउंडर्स ने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करने के बाद आखिरकार उन्हें 3 ऐसे इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने इनके आइडिया को खूब सराहा और कंपनी को फंडिंग भी प्रोवाइड की। इसमें से एक थे शादी कॉम के फाउंडर अनुपम मित्तल, दूसरे अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल और तीसरे स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल। लेकिन रैपिडो की इस कहानी में सबसे अहम किरदार रहा पवन मुंजाल का, जो कि रोमोट कॉर्प के सीईओ हैं। उन्होंने न सिर्फ रैपिडो में इन्वेस्ट किया बल्कि एक ऐसी सलाह भी दी जो कि कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली पवन मुंजाल ने सलाह दी थी कि रैपिडो को बड़े शहरों पर ज्यादा फोकस न होकर टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में पहले से ही ला और यू जैसी कंपनीज का दबदबा था और इन्हीं दोनों के बीच में ही काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। ऐसे में एक नई कंपनी के लिए वहां पैर जमाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 सिटीज में यह दिग्गज कंपनियां उतनी एक्टिव नहीं थी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां टियर 1 शहरों में लोगों की इनकम एवरेज से ज्यादा होती है, जबकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोग ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। बड़े शहरों में ओला और वो जैसी कंपनीज आसानी से ऑन एन एवरेज से पर राइट चार्ज कर लेती हैं, लेकिन छोटे शहरों में उनका यह मॉडल कुछ खास सफल नहीं रहा था। इसी वजह से रैपिडो के पास इन छोटे शहरों में अपनी पकड़ बनाने का सुनहरा मौका था। हालांकि की शुरुआत में यह आइडिया फाउंडर्स को थोड़ा रिस्की लगा, लेकिन रैपिडो की टीम ने मुंजाल के एक्सपीरियंस और बिजनेस इनसाइट्स पर भरोसा किया और फिर यहीं से शुरू हुआ रैपिडो की ग्रोथ का वो नया चैप्टर, जिसने उसे देश भर के छोटे शहरों में सबसे पॉपुलर और ट्रस्टेड बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म बना दिया। और दोस्तों, रैपिडो की इस क्रांति की नींव रखी उसकी शानदार बिजनेस स्ट्रेटजीजर कंपनीज से बिल्कुल अलग थी। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओला और उबर ने शुरुआत में पैसा बर्न करके अपने ने ड्राइवर्स को बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कमीशन बढ़ाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वह अपने ड्राइवर्स से कमीशन के रूप में उनकी कमाई का 10% लेते थे, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 40% तक पहुंच गया, जिससे ड्राइवर्स की इनकम घट गई और उनमें नाराजगी बढ़ने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रैपिडो ने एक कमाल की स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपने ड्राइवर्स, जिन्हें वो कैप्टन कहा करते हैं, उनको कोई भी लुभावने ऑफर नहीं दिए। रैपिडो ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोग जिनके पास दिन के सिर्फ कुछ घंटे भी फ्री हैं, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सकते हैं और अपनी साइड इनकम या पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। रैपिडो कैप्टन बने जब टाइम मिले, अपने हिसाब से बाइक चलाएं, पैसे कमाएं। इसके अलावा रैपिडो ने कहा कि जॉइन रैपिडो एंड बी योर ओन बॉस। हालांकि उनके अलावा बाकी कंपनीज का भी यही सेम स्टेटमेंट था, लेकिन उनके प्लेटफॉर्म पर पेमेंट के वीकली या फिर मंथली सेटलमेंट्स होते थे। ऐसे में रैपिडो के फाउंडर्स ने देखा कि यह तो सैलरी की तरह है, फिर इसमें खुद का बनने वाली बात कहाँ हुई। इसी प्रॉब्लम को ही देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन्स को कस्टमर से सीधे पेमेंट लेने की सुविधा दी, जिससे उन्हें राइड कंप्लीट करते ही तुरंत पैसे मिलते हैं और उसमें से वह रैपिडो को 15% के अराउंड कमीशन पे करते हैं। यह अप्रोच कैप्टन्स को इतनी पसंद आई कि उन
होने रैपिडो से साइड इनकम की बजाय फुल टाइम इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। इस तरह से रैपिडो ने बहुत ही कम समय में शानदार ग्रोथ देखी, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कंपनी ने न सिर्फ भारी कंटेशन का सामना किया बल्कि कई तरह के लीगल इश्यूज में फंसकर अपना बहुत बड़ा नुकसान भी करा लिया। बात है अक्टूबर 2018 की। कोयम्बटूर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रैपिडो की कई बाइक्स को सीज कर दिया क्योंकि यह बिना किसी वैलिड परमिट के वहां अपनी सर्विस ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन यह तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि यहीं से रैपिडो एक लंबे कानूनी बैटल में फंसता चला गया, जो कि आज तक उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हुआ यह कि रैपिडो अभी अपने कोयम्बटूर वाले मामले में उलझा ही हुआ था कि तभी फरवरी 2019 में बेंगलोर के अंदर रैपिड और ओला की 200 से भी ज्यादा बाइक्स को सीज कर लिया गया। असल में वहां के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सीज को इलीगल घोषित कर दिया था। साथ ही अथॉरिटीज का कहना था कि इन कंपनीज के पास रिक्वायर्ड लाइसेंसिंग नहीं थी, जो कि कानून के खिलाफ है। इस वजह से रैपिडो को वहां पर अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ गए। यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, जिससे निकलने के लिए रैपिडो ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी मुसीबतों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक्चुअली 2019 में बेंगलोर की ही सिटी साइबर क्राइम पुलिस ने एक बार फिर से एक्शन लेते हुए रैपिडो की 170 से भी ज्यादा बाइक्स को जब्त कर लिया। लेकिन सवाल यह उठता है ना कि जब रैपिडो बेंगलोर में अपनी सर्विसेज को बंद कर चुका था तो फिर दोबारा से उसकी 170 बाइक्स जब्त कैसे हुई? क्या वह यहां अपने ऑपरेशंस को इलीगली ऑपरेट कर रहा था? इसके पीछे एक बहुत ही फिल्मी कहानी है। तो असल में हुआ यह कि एक दिन बेंगलोर पुलिस को शक होता है कि गवर्नमेंट के बैन करने के बावजूद रैपिडो अपनी बाइक टैक्सी सर्विस को ऑपरेट कर रहा है। इसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो कि सभी को हैरान कर देते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रैपिडो के कैप्टन्स फूड डिलीवरी बॉय के भेष में काम कर रहे हैं। उनके पास फूड डिलीवरी का बैग भी है और यहाँ तक कि कुछ ने तो यूनिफॉर्म भी पहन रखी है, लेकिन वह फूड की डिलीवरी ना करके बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही रैपिडो की 170 बाइक जब्त कर ली और कंपनी पर लीगल एक्शन भी लिया गया। लेकिन दोस्तों, मुसीबतें यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके कुछ ही महीने के बाद जुलाई 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने कोयम्बटूर के बाद पूरे तमिलनाडु में रैपिडो के ऑपरेशंस को बैन कर दिया। साथ ही इसकी iOS ऐप को भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया, जिससे कि रैपिडो के बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात तो यह रही कि अगस्त 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने बैन को हटा दिया था और कोर्ट ने रैपिडो को उस टाइम तक ऑपरेशन रिज्यूम करने की परमिशन दे दी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट नए रेगुलेशंस नहीं बनाती। यह कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ थी, जिसके बाद से रैपिडो ने उनकी सर्विस तमिलनाडु में फिर से शुरू कर दी। इसके बाद आया अक्टूबर 2020, जब कंपनी ने बाइक टैक्सी सर्विस से आगे बढ़कर ऑटो रिक्शा सर्विस की शुरुआत की और इसके साथ ही कंपनी ने जीरो कमीशन मॉडल को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि वो ऑटो ड्राइवर से कमीशन के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन ऑटो ड्राइवर अगर उनका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें एक डेली सब्सक्रिप्शन फी देनी होगी, जो कि से 25 लाख रुपए ऑटो राइड्स को भी कंप्लीट कर लिया था और इनकी सर्विसेज इंडिया के 25 सिटीज में ऑपरेट होने लगी। इस मैसिव सक्सेस के बाद से डो ने 2023 में र और ओ के साथ डायरेक्ट compete करने के लिए 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत कर डाली, ताकि वह एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर सकें। यहां अपने 4 व्हीलर टैक्सी बिजनेसेस के लिए भी उन्होंने जीरो कमीशन मॉडल को अपनाया। साथ ही ड्राइवर्स को एक और ऑफर भी दिया कि
उन्हें किसी भी तरह की डेली सब्सक्रिप्शन फी नहीं देनी होगी, लेकिन अगर उनकी मंथली अर्निंग 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो फिर रैपिडो को उन्हें 50 लाख रुपए टैक्सी भी कुछ ही समय में काफी पॉपुलर हो गई। और दोस्तों, रैपिडो ने अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही स्मार्टली निकाला। फॉर एग्जाम्पल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब ट्रेवल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई थी और रैपिडो के ड्राइवर्स के पास कुछ खास काम नहीं था, उस समय उन्होंने अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई करने का एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने ड्राइवर पार्टनर्स को काम देने के लिए स्विगी के साथ में पार्टनरशिप कर ली, जिसके बाद से रैपिडो के ड्राइवर फूड डिलीवरी भी करने लगे। यह मूव रैपिडो के लिए काफी इम्पैक्टफुल साबित हुआ, क्योंकि इससे उनके ड्राइवर्स को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मिल गया। साथ ही रैपिडो भी उस टाइम सुस्त पड़ी इकोनॉमी के बावजूद रेवेन्यू जनरेट करने लगा। अब आज के टाइम में अगर देखें तो रैपिडो क्विक कॉमर्स कंपनीज के साथ में भी पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वह इस तेजी से बढ़ती मार्केट में भी अपनी पोजीशन बना सके। और दोस्तों, कुछ इसी तरह के कमाल की स्ट्रेटजीजर सिर्फ 9 सालों में ही रैपिडो एक यूनिकॉर्न बन गया। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में जहां इसका रेवेन्यू करीब 158 करोड़ था, वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 214 पर बढ़कर 97 करोड़ हो गया है। अब दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम भी है जिसको लेकर बार बार रैपिडो पर सवाल उठते रहते हैं, और वो है सेफ्टी कंसर्न। स्पेशली अगर महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो फिर यह कंसर्न और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि रब के ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन प्रोसेस कुछ ज्यादा सख्त नहीं है, जिससे कि कस्टमर्स की सुरक्षा पर सवाल उठते रहते हैं। हालांकि इसके बारे में कंपनी के फाउंडर पवन गुंटुपल्ली का कहना है, वी हैव अ स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड वी हैव अ बैकग्राउंड अमाउंट ही कमाता है, जिस वजह से उसकी अर्निंग लिमिटेड होकर रह गई है। इसका मतलब यह है कि जब तक मार्केट कंडीशंस ठीक रहेगी तब तक डो का यह मॉडल काम करता रहेगा, लेकिन अगर डिमांड कम हो जाती है या फिर कंपटीशन बढ़ जाता है तो